Hello friends, this is Professor Shrenik Shah and I'm welcoming you all to the digital classroom of Physique. फिजिक के इस डिजिटल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज जिस टॉपिक का हम रिवीजन करने वाले हैं दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यस, बेसिकली ये मैथमेटिकल मेथड के दो पार्ट्स हैं, एक स्केलर्स एंड वेक्टर्स और दूसरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच इन्वॉल्व्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव्स। तो ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है और स्केलर्स एंड वेक्टर्स का एक अलग वीडियो है, ठीक है। So now let's begin. So guys, सबसे पहली चीज, what is scalar and what is vector? So guys, scalar are those physical quantities which can be described only by magnitude and unit. So हमें magnitude और unit के अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है किसी physical quantity को describe करने के लिए जो physical quantity scalar physical quantity होती है। Similarly, vector quantities are those quantities which can be described by unit, magnitude and direction, and along with that they follow vector law of addition। यानी ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, डायरेक्शन होता है, लेकिन वो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। इन दैट सिचुएशन दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एग्जाम्पल करंट में हमारे पास डायरेक्शन होता है, लेकिन अगर करंट के हम दो वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करें और उन दोनों को ऐड करने की कोशिश करें, हमें रिजल्टेंट नहीं मिल सकता बिकॉज द करंट विल डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ओके, सो दैट्स व्हाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो इट्स एज अ डायरेक्शन। यू कैन कॉल इट एज एन एक्सेप्शन, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट यस, स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़े, वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की जरूरत पड़े एंड दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। ओके गाइस, अब ये स्केलर्स और वेक्टर्स समझ तो आ गया क्या है। अब वेक्टर्स के ना बहुत सारे टाइप्स हैं, लेट्स डिस्कस दोज वन बाय वन। द फर्स्ट टाइप, नल वेक्टर। यस, नल वेक्टर यानी वो जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, यूनिट कैन बी एनीथिंग बट डायरेक्शन विल बी आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब एनी डायरेक्शन इज पॉसिबल एंड इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज 0। एग्जाम्पल, अगर हम 3 कदम आगे चलते हैं एंड फिर 3 कदम पीछे आ जाते हैं, आई कैन से द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वैल्यू विल बी अ नल वेक्टर बिकॉज मैग्नीट्यूड विल बी 0। अब डायरेक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में फेस करें, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज 0। ओके, सो नल वेक्टर इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप, वी हैव पोजीशन वेक्टर। यस गाइज, अगर हमें किसी पॉइंट का पोजीशन बताना हो विथ रिस्पेक्ट टू अ सिलेक्टेड ओरिजिन, यानी हम एक ओरिजिन सिलेक्ट करेंगे, उस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से अगर हम किसी पार्टिकल का या किसी बॉडी का पोजीशन बताना चाहते हैं तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट। यस, फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन पॉइंट, और उसका मैग्नीट्यूड होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट। यानी जिस पॉइंट का हम पोजीशन बताना चाहते हैं, हम बेसिकली ओरिजिन से उस पॉइंट पे एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर की जो लेंथ होगी वही उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यस गाइस, so position vector is the vector which describes the position of a particle with respect to a selected origin. The magnitude of the vector is the length of the vector from the origin to that point, and the direction of the vector will be from the origin towards the point जिसके हम position find कर रहे हैं। I hope this is clear. अब guys, यहाँ पे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि वेक्टर दिखता कैसा है। Please remember, वेक्टर हैव अ हेड एंड अ टेल। ओके, हेड यानी एरो और टेल यानी टर्मिनल। ऐसा हम बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में एरो दिया है उस डायरेक्शन में वेक्टर ट्रैवल कर रहा है या वेक्टर पॉइंटेड है। यानी अगर मैंने बोला ए बी बार, तो ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट, बी इज द एंडिंग पॉइंट, तो जो एरो होगा वो बी की तरफ होगा और जो टेल होगा वो ए की तरफ होगा। तो वेक्टर हम ए बी बार तभी बोल सकते हैं जब एरो बी की तरफ हो। अगर इसकी जगह पे हम बी ए बार बोलते हैं तो एरो का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। टेल विल बी एट द पॉइंट बी, हेड विल बी एट द पॉइंट ए।
आर वी गेटिंग दिस? सो प्लीज रिमेंबर ये काफ़ी जगहों पे यूज होता है. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड टाइप. द थर्ड टाइप इज यूनिट वेक्टर. यस, ऐसा वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है एंड दैट इज 1. यानी अगर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता करना चाहते हैं तो हम उसी वेक्टर के वैल्यू को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. यानी अगर एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं, अगर हमने उसके साथ मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड विल बी 1, बट डायरेक्शन वही का वही रहेगा जो गिवन वेक्टर का था. यानी अ यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर ऑफ अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड एज 1 and the direction as the given vector. और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है गाइस. द यूनिट वेक्टर ऑफ A will be equal to the vector A upon the magnitude of vector. Yes, that will be your unit vector. अब यूनिट वेक्टर को बहुत ज़्यादातर यूज किया जाता है in terms of unit vector along x axis, y axis and z axis, and they are represented as I cap, j cap and k cap. Yes guys. So I cap, j cap, k cap, जहाँ कहीं पे भी तुम देखोगे, please remember that they represent nothing but the unit vectors along x axis, y axis and z axis. इसको हम पोजीशन वेक्टर में भी यूज कर सकते हैं. कैसे? बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर हम बोलते हैं कि किसी पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है से 2, 3, 4, तो हम उसे पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, because I cap represents the direction in x axis, j cap represents the direction in y axis and k cap represents the direction in z axis. यानी हमें उन तीनों वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर भी मिल जाएगा जिसे हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर. ओके गाइस, तो याद रखना इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है. सो इफ आई हैव a I cap, b j cap and c k cap, तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. यानी जो आई जे के कंपोनेंट्स हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका स्क्वायर, फिर उनका सम और फिर उनका स्क्वायर रूट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. ओके गाइस, वेरी गुड. अब हम बात करते हैं कुछ कंपेरेबल वेक्टर्स की, यानी जहाँ पे हम सिंगल वेक्टर की बात नहीं करेंगे जैसे हमने नल वेक्टर का किया, पोजीशन वेक्टर किया, यूनिट वेक्टर किया. अब हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर के कंपैरिजन के हिसाब से टाइप की. They are say parallel vectors. When I say that two vectors are in same direction but not having the same magnitude, or I should say may not have the same magnitude, they are called as parallel vectors. इसी का opposite anti-parallel vectors. I can say the direction of the two vectors are opposite and the magnitude of the two vectors may or may not be the same. They are called as anti-parallel vectors. Next is equal vectors. Equal vectors में the magnitude is also same, the direction is also same. Then only I can say the vectors are equal. And last, negative vectors. Yes, here the magnitude is same, but the direction is opposite. That's why they are called as negative vectors. So please remember, when I say parallel vectors, the magnitude may not be the same, but the direction is definitely same. But instead if I say equal vectors, I mean the direction is also same and the magnitude is also same. At the same time, anti-parallel vectors means the direction is opposite for sure, but magnitude may not be equal. So if the magnitude becomes equal and the direction still remains opposite to each other, we can say they are called as negative vectors. Okay? So I hope ये types are clear है everyone. Obviously, so now we go for vector का addition, subtraction, multiplication and division नहीं है, instead है resolution. Okay? So let's go for it. So guys, now let's start with the addition of vectors. Addition of vectors के लिए we have three laws: triangle law, polygon law and parallelogram law. इसमें से सिर्फ parallelogram law solves the problem with the help of numbers and not the diagrams. Okay? Rest, the triangle law and the polygon law do not have any formulas. They just solve a sum with the help of diagram. Okay? So in triangle law or polygon law, you have to draw the vectors and find the resultant. Whereas in case of parallelogram law, you may not need to draw the vectors. Based on the information given, applying the formula, you can actually calculate the resultant magnitude as well as the direction. Okay? So let's start with triangle law. Triangle law का statement कुछ इस तरह से है that if two vectors
are represented in of same type, of course. Please remember that the vectors has to be of the same type, only then they can be added. Okay, I cannot add a force vector with a displacement vector, right? Because those two are of not the same type. So two vectors of same type are represented in terms of magnitude as well as direction as two adjacent sides of a triangle taken in order. Remember this word, taken in order. बाद में समझाता हूँ क्या है. Then the resultant can be represented in terms of magnitude and direction as the third side of the triangle taken in opposite order. Yes, this is very important now. मैंने क्या कहा, दो वेक्टर जो टाइप वाइज सेम हो उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना है एज टू वेक्टर्स, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, ये दो एडजेसेंट साइड्स हो गए. अब गाइस ध्यान से समझो इस चीज को. अगर दो एडजेसेंट साइड्स हैं, मैंने कहा टेकन इन ऑर्डर. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इफ आई रिप्रेजेंट दिस एज अ वेक्टर, this finger pointing, let's call it as arrow, the head, and this end, let's say the base of the hand, as tail of the vector. So when I say taken in order, I mean the head of one vector is connected with the tail of the second vector. Yes, that is what you mean by taken in order. तो taken in opposite order क्या होगा? जो resultant होगा वो third side तो होगा definitely, but उसका direction इस तरह से होगा. यानी जो वेक्टर ऐसे जा रहा था, this was first was this vector, second was this vector, the third becomes the triangle का third side, and that third side is taken in opposite order. यानी उसका हेड टेल कनेक्शन होने की जगह पे, या टेल टेल कनेक्शन एक जगह पे, दूसरे एंड पे हेड हेड कनेक्शन. यस, एंड इसका डायरेक्शन टेकन इन ऑर्डर में, प्लीज रिमेंबर, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, एंड्स ऑन द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर. दैट इज योर ट्राइंगल लॉ. इसे बिना डायग्राम के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं. सेकेंड इज पॉलीगॉन लॉ. पॉलीगॉन लॉ इज वेरी मच नथिंग बट यू कैन से एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्राइंगल लॉ. पॉलीगॉन लॉ में मल्टीपल साइड्स होते हैं, ट्राइंगल में सिर्फ दो साइड्स होते हैं. तो इफ मल्टीपल वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप, और आई शुड से मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप आर represented in terms of magnitude and direction as sides of an incomplete polygon taken in order. यानी एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर लो, लेकिन वो पॉलीगॉन कंप्लीट नहीं होना चाहिए. ओके, इट्स एन इनकम्प्लीट पॉलीगॉन. ओके, एंड हर बार हेड टेल कनेक्शन होगा. दैट इज व्हाई वी से टेकन इन ऑर्डर. The resultant can be represented in terms of magnitude and direction as the remaining side of the polygon taken in opposite order. Yani the direction of the resultant will be starting from the tail of the first vector pointing towards the head of the last vector. Yes. So if I have A bar, B bar, C bar, D bar, E bar, ऐसे पांच वेक्टर्स हैं, तो जो छठा वेक्टर होगा वो ये होगा, एंड दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंडिंग ऑन द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. इसे हम बोल सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स. ओके, तुम चाहो तो पॉलीगॉन लॉ को मल्टीपल बार ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो. एट ए टाइम दो दो वेक्टर लेते जाओ, रिजल्टेंट फाइंड करते जाओ, उस रिजल्टेंट को फिर एक वेक्टर मानो और किसी और के साथ कोई और दूसरा वेक्टर के साथ ट्राइंगल लॉ बनाओ. ऐसे करते 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 जब तुम सारे वेक्टर्स का ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके रिजल्टेंट फाइंड करोगे, you will get the same answer as a polygon law. Are we clear with this? Very good. Now we go for parallelogram law. Yes, parallelogram law में हमारे जो दो वेक्टर्स होंगे, जो adjacent sides of parallelogram बनेंगे, they should have tail connection. तो यहाँ पे taken in order नहीं आएगा बिल्कुल. Okay? So ध्यान से सुनो. If two vectors of same type are represented in terms of magnitude and direction as two adjacent sides of the parallelogram having tail connection, then the resultant can be represented in terms of magnitude and direction as the diagonal of the parallelogram starting from the same point where the two adjacent sides of the parallelogram or the two vectors of the parallelogram started.
यानी जिस पॉइंट से दो वेक्टर स्टार्ट किए, समझ लो ये दोनों, दिस एंड दिस, so this is the point from where both the vectors started, right? तो यहीं से स्टार्ट होता हुआ तीसरा वेक्टर होगा जो रिजल्टेंट का काम करेगा। yes, तो तुम यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, यानी इसी साइज का पैरेलल लाइन इधर बनाओगे और इसी साइज का पैरेलल लाइन इधर बनाओगे, तो पैरेललोग्राम बन गया। अब फिर रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल नहीं हो सकता, प्लीज रिमेंबर दिस विल बी द डायगोनल। इनफैक्ट ये डायगोनल सब्ट्रैक्शन में काम आने वाला है, ओके, विल सी लेटर ऑन। बट यस, दैट इज द एडिशन ऑफ वेक्टर जहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। अब अगर दो वेक्टर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है इन टर्म्स ऑफ पी बार एंड क्यू बार, देन हाउ डू आई फाइंड द रिजल्टेंट यूजिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, इसका डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में तो है बट एमसीक्यू में काम नहीं आने वाला, ओके? सो प्लीज लिसन टू द फॉर्मूला केयरफुली। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर इज गिवन बाय रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta, where p is the magnitude of p bar, q is the magnitude of q bar, and theta is nothing but the angle between p bar and q bar. Please remember it has to have a tail connection, तब जो एंगल बनेगा वो काउंट होगा। Are we getting this? Yes. और अब डायरेक्शन फाइंड करने की बारी। तो डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं एज द रिजल्टेंट वेक्टर मेकिंग एंगल अल्फा विद से पी बार। तो पी बार के साथ अगर उसका एंगल अल्फा बना हुआ है तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। प्लीज रिमेंबर अल्फा इज द एंगल और द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द p बार, ओके? So tan alpha is q sin theta upon p plus q cos theta, where again p and q are the magnitudes of p bar and q bar respectively, and theta is the angle between p bar and q bar. And you can say alpha this time is the angle between resultant vector and p bar. तो अगर in case हमें angle with q bar चाहिए होता तो tan alpha का फिर फॉर्मूला q की जगह पे p और p की जगह पे q होता, यानी होता p sin theta upon q plus p cos theta. So please remember हमें किसके साथ एंगल चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अकॉर्डिंगली वो फॉर्मूला बनेगा। आर वी क्लियर विद दिस? एक्सीलेंट। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ वेक्टर्स खत्म होता है। नाउ वी कैन गो टुवर्ड्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, सो लेट्स गो फॉर इट। सो गाइस, नाउ वी गो अहेड विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए हमें कोई नया फॉर्मूला या नया कोई लॉ पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो एडिशन के लिए हमने लॉज पढ़े, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, वही लॉज हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई करने हैं विथ ओनली वन चेंज और विथ ओनली वन ट्विस्ट। यानी इमेजिन करो कि हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेट्स से ए बार माइनस बी बार। हमें बस उसे इस तरह से लिखना है, ए बार प्लस नेगेटिव बी बार। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? हम दो वेक्टर्स का एडिशन ही कर रहे हैं जिसमें से जो b बार था उसका मैंने नेगेटिव वेक्टर ले लिया। यानी इफ आई अप्लाई ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ इन द डायग्राम, आई एम गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ b बार बाय 180 degree and then shift the vector b bar, the negative b bar now parallel to itself, because that will not change the meaning of that vector, to any point such that the two vectors a bar and the negative b bar becomes having head tail connection, yani taken in order. And once I am done with that, then I apply the triangle law, or if there are multiple vectors, the polygon law, and get the resultant. यानी हमें और कुछ नया नहीं करना है गाइस। जिस वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम उस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेंगे और उसे ऐड करेंगे। यस, यानी लॉज ऑफ एडिशन ही अप्लाई होंगे। द ओनली थिंग, यस, यू जस्ट हैव टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर जिसे हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। दैट्स द ओनली वन थिंग यू हैव टू डू। अगर पैरेललोग्राम भी ले रहे हो तो वहां पे भी सेम होगा। इवन द मैग्नीट्यूड व्हेन यू टेक, यू आर गोइंग टू टेक बी बार के मैग्नीट्यूड की जगह पे माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड, यानी हम माइनस कंसिडर करते हुए सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला था ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब वो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बिकॉज b इज नेगेटिव। ओके, आर वी गेटिंग दिस? वेरी गुड।
तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में एक चीज का हमें ध्यान रखना है, वो है वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा करना है, और साथ में टेकन इन ऑर्डर बैठना चाहिए फॉर ट्राइंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा करने के बाद, जिसके लिए वी आर गोइंग टू शिफ्ट द वेक्टर्स पैरेलल टू इटसेल्फ such that the vector का the unit and direction or the magnitude and direction won't affect, but the position of that vector will get affected, such that we get the two vectors in a head-tail connection for triangle or polygon law, or tail-tail connection for parallelogram. Yes, so that's your subtraction of vectors. अब guys, अब बात करेंगे हम multiplication of vectors. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी जब तुम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो एंड अगर उसका आउटपुट स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसके मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज ए डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे आउटपुट वेक्टर क्वांटिटी आती है तो हम उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और क्योंकि हम उसे रिप्रेजेंट क्रॉस से करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, सो वी हैव अ डॉट प्रोडक्ट, वी हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ डॉट प्रोडक्ट में बेसिकली इफ आई से ए बार डॉट बी बार, आई मीन ए बार डॉट प्रोडक्ट विद बी बार, देन योर आउटपुट मैग्नीट्यूड विल बी magnitude of A into magnitude of B into cos of theta, where theta is the angle between A bar and B bar considering tail-tail connection. Okay, and obviously that will take shorter angle, not the larger angle, because अगर दो lines हैं या दो vectors हैं उनके बीच में ये भी एक एंगल बनता है और ये बड़ा वाला भी एंगल बन सकता है ना, और हम हमेशा छोटा वाला एंगल लेंगे। So please remember we always take the smaller angle. So we can define the dot product as the dot product of the two vectors is nothing but the product of the magnitude of the vectors along with the cosine of the angle between them. That's your dot product. Okay? अब इसी की जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्योंकि मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, जो आउटपुट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। So we can say the cross product gives you the resultant which is perpendicular to both the vectors, यानी जिन दो वेक्टर्स को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उन दोनों वेक्टर से उसका रिजल्टेंट या प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो परपेंडिकुलर होगा। ओके, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स अलोंग विथ साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो इट इज ए बी साइन थीटा, और यस वेक्टर के डायरेक्शन की बात करूं तो जो ए बार और बी बार जिस किसी भी प्लेन में होगा, जो रिजल्टेंट होगा ए बार क्रॉस बी बार उन दोनों से परपेंडिकुलर होगा। यस, इफ यू कैन सी, दोनों से परपेंडिकुलर होगा। आर वी गेटिंग दिस? सो उसका डायरेक्शन फाइंड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जिसे हम राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। ओके, सो लेट्स से यू आर डूइंग ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है, तो ए बार की तरफ अपने फिंगर्स पॉइंट करो सच दैट बी बार को फेसिंग होना चाहिए तुम्हारा palm. So that palm should be facing the B bar. So if I have A bar pointing towards you and B bar pointing towards my left, okay, my left. Now I can say A bar के डायरेक्शन में मैंने फिंगर्स रखे हैं और मेरा पाम फेस कर रहा है B bar की तरफ। Now if I curl my finger from A bar to B bar, I get the direction of the resultant A bar cross B bar. Yes, that is your right hand thumb rule. So you face or you point your fingers in the direction of the first vector such that your palm should face the direction of the second vector. यानी अगर ये B बार यहाँ होता तो मेरा हाथ ऐसा होता, finger pointing towards A but the palm facing towards B. Now when I curl my finger, I get the direction of the resultant of A bar cross B bar. So guys, ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन जब भी फाइंड करना हो वी अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। अब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूलाज और पॉइंट्स भी है जो हम याद रख सकते हैं एंड हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि डॉट प्रोडक्ट के केस में हम कभी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल ऑलवेज बी जीरो बिकॉज वी आर टेकिंग कोसाइन ऑफ द एंगल।
जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम किसी दो पैरेलल वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट विल बी जीरो बिकॉज वी आर टेकिंग साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। सो रिमेंबर, डॉट प्रोडक्ट में द परपेंडिकुलर वेक्टर्स विल बी जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट में द पैरेलल वेक्टर्स विल बी जीरो। यानी डॉट प्रोडक्ट करके कभी भी जीरो आता है तो तुम बोल सकते हो कि जो दो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर है, और क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी आउटपुट अगर जीरो आता है देन यू कैन से जो दो वेक्टर्स है वो पैरेलल है। ठीक है, बट ऑब्वियसली जब हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए भी एक अलग से फॉर्मूला चाहिए। सो व्हाट इफ आई हैव ए बार एज से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो मैंने पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में उसे रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली बी बार इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे अगर डॉट प्रोडक्ट से तो तुम्हारा आंसर होगा ए डॉट बी एस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। Yes, that is going to be your answer for a bar dot b bar. अब इसी जगह पे अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए तुम्हें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। वेल डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो आएगा आई जे के, सेकेंड रो आएगा ए एक्स ए वाई ए जेड यानी फर्स्ट वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स, एंड थर्ड रो में आएगा बी एक्स बी वाई बी जेड। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी से ay into bz minus az into by the whole into I cap minus ax into bz minus az into bx dot or into j cap and plus ax into by minus bax ay into bx is into k cap। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा फॉर वेक्टर क्वांटिटी और यू कैन से वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब ये क्यों हुआ, इसके बेसिक फंडामेंटल्स जो है वो आई कैप जे कैप के कैप के डॉट और क्रॉस पे लाई करते हैं। तो आई कैप डॉट आई कैप इज गोइंग टू बी आई स्क्वायर, यानी आई का मैग्नीट्यूड होता है 1 यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो आई कैप डॉट आई कैप भी 1, जे कैप डॉट जे कैप भी 1, के कैप डॉट के कैप भी 1। बट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस विल बी जीरो बिकॉज आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो तुम आई डॉट जे करो तो भी जीरो, आई डॉट के करो तो भी जीरो। ओके, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के विल बी जीरो बिकॉज दे बिकम द पैरेलल वेक्टर्स। बट अपार्ट फ्रॉम दिस हर बार तुम राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो या फिर अब एक साइकिल रूल भी इसमें अप्लाई किया जा सकता है सिर्फ आई जे के लिए। अगर तुम एक साइकिल बनाते हो जिसका एक पॉइंट आई है, उससे अगला पॉइंट करते हुए एरो की तरफ बढ़ाते हुए जे है और उससे अगला पॉइंट के है और के से वापस एरो आ रहा है आई पे, आई जे के का साइकिल से। ठीक है, तो यू कैन से आई क्रॉस जे इज के, so you are going in the direction of the cycle, so positive, so I cross j is k, similarly j cross k is I, similarly k cross I is j। बट अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी j cross I is माइनस k, I cross k is माइनस j and k cross j is माइनस I, बिकॉज अगर एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस आता है तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस आता है। ओके, यानी अब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जो एडिशन हमने किया था वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, यानी a प्लस बी करो या b प्लस ए करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही सब्ट्रैक्शन करते वक्त इफ यू आर टेकिंग दैट नेगेटिव वेक्टर्स, यानी तुम a माइनस बी को a बार प्लस नेगेटिव b बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो कम्यूटेटिव है बिकॉज दैट्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बट अगर तुम इसे सिर्फ a बार माइनस बी बार रखते हो then I cannot say कि a bar minus b bar will be equal to b bar minus a bar. It's not possible. That will be wrong. So subtraction is not commutative. Similarly, dot product is commutative. तुम a bar dot b bar करो या b bar dot a bar करो, answer will come the same because direction का कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ magnitude है। But in case of cross product, it does make a difference because a bar cross b bar, if it is positive x-axis, then b bar cross a bar will be negative x-axis. यानी डायरेक्शन 180 डिग्री से ऑपोजिट हो जाएगा। इनफैक्ट यू कैन से ए बार क्रॉस बी बार इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी बार क्रॉस ए बार बिकॉज मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे लेकिन डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट होंगे। ओके, सो गाइज यहाँ पे तो हमने यू कैन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। अब इस मल्टीप्लिकेशन में एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसके बाद हम रिजोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो छोटा सा पॉइंट ये है दैट द डॉट प्रोडक्ट हैव समथिंग कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल मीनिंग टू इट। यानी अगर मेरे पास दो वेक्टर है से ए बार एंड से बी बार,
अब इस बी बार का मैं प्रोजेक्शन करता हूं, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन ऑन ए बार, यानी बी बार का मैं कंपोनेंट फाइंड कर रहा हूं यहाँ पे एज से बी कॉस थीटा। ओके, तो ए बार और बी कॉस थीटा अब आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी कॉस थीटा आएगा, यानी तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आ जाएगा, विच मीन्स ए बार डॉट बी बार इज ऑल्सो इक्वल टू ए बार इंटू कंपोनेंट ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार और प्रोजेक्शन ऑफ बी बार अलॉन्ग ए बार। यानी इसका फायदा क्या होगा, अगर इनकेस हमें वेक्टर ना पता हो बी बार, उसका कंपोनेंट भी पता हो, तो हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट वैल्यू। ओके, और वो कंपोनेंट कहाँ होना चाहिए, पैरेलल टू ए बार, यानी ए बार के ही डायरेक्शन में होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो डायरेक्शन में नहीं होगा, वी कैन नॉट काउंट दैट, बिकॉज एनीवेज अगर जो दूसरा कंपोनेंट होगा जिसे हम बी साइन थीटा बोल सकते हैं, वो तो ए बार से परपेंडिकुलर होगा। अब उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वो तो पक्का 0 आएगा। Am I correct? Because two perpendicular vectors का dot product is 0, right? So geometrical meaning of dot product says that the dot product between the two vectors is equivalent to the product of a vector and projection of another vector on the first vector. Okay? So that's your dot product का geometrical meaning. Now we can go for resolution. Okay? Let's go for it. So guys, now we can go for the resolution of vectors. Resolution of vectors में दो टाइप है, resolution in 2 dimension, resolution in 3 dimension. So now imagine करो कि जो मेरा हाथ है, that's one plane. Okay, so we have one axis horizontal over here and one axis vertical over here, like this. So this is the horizontal axis, this is the vertical axis. Now जो vector है वो let's say यहाँ पे है. Now definitely this vector is going to make some angle with the x axis, some angle with the y axis. और इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट भी होगा, मेरे लिए एंगल का रिलेशन भी होगा। अगर x के साथ थीटा है तो y के साथ 90 माइनस थीटा होगा, बिकॉज x और y एक्सिस का आपस में एंगल 90 है। Am I correct? एंड दे बोथ लाई इन वन सिंगल प्लेन। तो अब जब एक वेक्टर का एंगल विद थीटा होगा विद द x एक्सिस, तो हम उसके कंपोनेंट को बोल सकते हैं द कंपोनेंट ऑफ ए बार along the x axis where the theta angle is made will be a cos theta. And the component of a vector along the y-axis will become a sin theta. In fact, you can represent a bar as a cos theta I cap plus a sin theta j cap. Okay? अब similarly हम 3 dimension में भी resolve कर सकते हैं, लेकिन 3 dimension में we will not have relation between those angles directly. Okay? So 3 dimension में जब कोई vector होगा तो वो vector का angle with x axis होगा से alpha, with y axis से होगा beta, with z axis से होगा gamma. So we have one vector which makes an angle alpha with the x axis, beta with the y axis and gamma with the z axis. In that scenario we can say component of a bar along x axis will be a cos alpha, component of b a bar along y axis will be a cos beta, and component of a bar along z axis will be a cos gamma, जिसमें cos alpha, cos beta, cos gamma को direction cosines भी बताया गया है. Okay? And that's why we can say a bar as a cos theta I cap plus a cos alpha I cap plus a cos beta j cap plus a cos gamma j cap. इनफैक्ट अगर तुम इसे स्क्वायर और ऐड करते हो तो तुम्हें अल्फा बीटा और गामा के बीच में एक रिलेशन मिलता है, विच इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. और इसी को अगर तुम साइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2. प्लीज रिमेंबर दिस. तो ये दो रिलेशन भी काफ़ी काम आते हैं और रिजोल्यूशन तो बहुत यूज होगा. एंड रिमेंबर उसमें जो डायरेक्शन को साइंस है दैट इज cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा. सो इफ आई से ax is a cos alpha, that means cos alpha is ax upon magnitude of a. Similarly cos beta will be ay upon magnitude of a, and cos gamma will be az upon the magnitude of a. Yes guys, with this I can say we are done with the entire scalars and vectors का revision. हमने scalars भी किया, vectors के types भी किए, addition किया, subtraction किया, multiplication किया, resolution किया. I hope तुमको सब कुछ अच्छे से समझा है.
अगर तुम्हें हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा दो, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए और अच्छे से रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वो बेल आइकन भी दबा दो, सो दैट हम जैसे ही वीडियोस अपलोड करें आपको वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही साथ गाइस, तुम्हारा जो भी रिव्यू है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, व्हाटएवर इट इज, प्लीज गिव अस कमेंट्स, अ लॉट ऑफ कमेंट्स about your suggestions, about your reviews, about your ideas, about your doubts, and we will try to respond to each and every comment from our side. That's my promise. Okay guys, so please take care, study well, and be happy and work hard. All the very best.